this is our third chapter and you can say third video. ठीक है, in the series. हाँ जी, so थर्ड है जिसका नाम है हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम बनाएंगे हमारा संविधान। सॉरी यार, थोड़ा तिरछा चल रहा है, चलो सही कर लिया आप। ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया हमारा बैकग्राउंड क्या था, हमारे बेटी सर्स ने क्या क्या किया, कैसे करके हमारी अभी तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि चलो अब हम संविधान अपना खुद बनाएंगे। ठीक, अब हमें बनाना है संविधान, तो उसके लिए हमें चाहिए लोगों को बैठाना पड़ेगा। जब लोग बैठेंगे तो एक असेंबली बनेगी। तो जिस असेंबली थी जो हमारी, जो हम लोगों ने बैठ के जो डिस्कशन किया था, तो वो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। समझ गए? तो भैया सबसे पहली बार ये थॉट किसके दिमाग में आया कि भाई इंडिया को भी एक वो चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक असेंबली चाहिए। तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट थॉट संविधान बनाने के लिए आया था एम एन रॉय के दिमाग में। और कब आया था? इन 1934। और ये चीज उन्होंने रखी भी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक, इसके बाद आईएनसी हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में क्या किया था? देखो ये 1934 है, एक साल बाद। क्योंकि ये जो हमारे थे ना, बी एन राय, सॉरी एम एन राय, ये हमारे बम बंदी आंदोलन के प्रखर प्रखर नेता थे, यानी कि एक लीडर थे, लेफ्टिस्ट। ठीक, तो भैया उनकी बात को तो पता नहीं, लेकिन फिर आईएनसी ने 1935 में बात रखी कि भाई इंडिया को चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1935 में बात रखी, और इसी बात को 1938 में जो हमारे नेहरू जी थे, कांग्रेस के लीडर। ठीक, तो नेहरू जी ने डिक्लेयर किया एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बेस्ड किस पे बेस्ड होगी? अडल्ट फ्रेंचाइज पर। लेटर ये किसने किया? बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और उसको नाम दे दिया था अगस्त प्रपोजल को, जिसको हम बोलते हैं 1940s में जो आया है ना अगस्त प्रपोजल। तो ये गांधी जी का आईएनसी का प्रपोजल था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, जिसको जब ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट किया तो उसका नाम दे दिया अगस्त प्रपोजल 1940। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद वही से प्रोसेस चल रहा था, बहुत सारी कमेटीज बन रही थी। ठीक, और बहुत सारे एग्रीमेंट हो रहे थे। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो गया था। ठीक, अब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया तो फिर ये चीज रह गई। उसके बाद 1946 में दोबारा ये चीज उठी थी, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे ये चीज पीक पे चल रही थी और कैबिनेट में आया था 1946 में। इससे पहले आपको पता होगा क्रिप्स मिशन आया था एक। ठीक, कब आया था? 1942 में। तो जब ये क्रिप्स मिशन आया है 1942 में, इसके जो भी हम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ना, जो इसके लीडर थे, तो वो हो गया फेल। ठीक, कैबिनेट मिनिस्टर जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, तो इन्होंने भी लाइक वो प्रपोजल रखा था, वो फेल हो गया। फिर 1946 में आया है हमारा कैबिनेट प्लान, कैबिनेट मिशन। ठीक, जिसके बेसिस पे हमारी बनी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी है इसका बेस क्या है? कैबिनेट मिशन हमारा 1946 वाला। बस इतना ही है। ठीक, अब ये चीज हो चुकी है, अब देखो हम क्या करेंगे। ठीक, बहुत जल्दी नीचे भाग जाता है। अब देखो ये क्या है? कैबिनेट मिशन के प्रपोजल। मैंने स्टार स्टार क्यों मार कर रखा है? आई नो आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या है यार, ये कुछ भी नहीं है। मैंने आप लोगों का टाइम बचाने के लिए और थोड़ा स्मार्टली मैं ज़्यादा डिलीवर कर पाऊंगा इससे डेटा को, वो मैंने किया है, अपने आप मैं लिखा करूंगा। ठीक, पहले से जो प्रिंटेड होगा उसको नहीं बोलूंगा। ठीक, तो अब बात करते हैं भैया कैबिनेट मिशन के प्रपोजल क्या थे जो हमारा आया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो नवंबर 1946 में आया ये हमारा, ठीक, कैबिनेट मिशन नवंबर 1946 में आया। ठीक, और इसी के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। तो नंबर एक था कि भाई जो हमारी असेंबली बनेगी उसमें टोटल मेंबर होंगे हमारे 389। ठीक, 389 होने थे। इसमें से जो 296 थे ये ब्रिटिश इंडिया की थी। ठीक, और जो बची हुई 93 सीट्स थी, ठीक है, ये थी हमारी जो देसी रियासतें जिसको बोलेंगे हम, लोकल वहां के जो भी थे। ठीक, तो ये उनको दी जानी थी। 296 ब्रिटिश इंडियन के लिए थी और 93 हमारी देसी रियासतों के लिए थी। ठीक है, तो 296 ब्रिटिश ब्रिटिश इंडियंस थे और 93 थे हमारे
जो भी लोकल थे वहाँ के। ठीक। अब जो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी ना 296 ये, तो इन 296 में से 292 जो थी उनका 292 आई थी हमारे गवर्नर के प्रोविंस से। ठीक है। और जो बची हुई 4 हैं, 4 को उनके चीफ, जो हमारे जो भी प्रोविंसेस थे, मेन जो भी आयुक्त थे उनके द्वारा होने वाला था। ठीक है। तो 4 अलग से आई थी। ऐसे हुए थे 296 सीटें। ठीक है। और ये कंप्लीटली वैसा नहीं था। कैसा? मतलब कि अगर आपको लगे कि हमारा जो इलेक्शन था ये पार्शली नॉमिनेटेड और पार्शली इलेक्टेड, कुछ इलेक्ट हुए थे और कुछ नॉमिनेट हुए थे। ठीक है। तो एक याद रखना। ठीक। इसके अलावा प्रत्येक जो ब्रिटिश प्रांत था उसको आवंटित की सीटों का निर्धारण उनके भाई जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया था। पॉपुलेशन के साथ साथ 3 कम्युनिटीज बेस्ड, 3 कम्युनिटी थी। जैसे कि एक हमारा था मुस्लिम कम्युनिटी, एक हमारा था सिख, और तीसरे थे जनरल, यानी कि मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो आ गए वो सारे के सारे इसमें। तो जो ब्रिटिश काउंसिल 296 है, इनका जो भी इलेक्शन था वो इन 3 से होना था, मुस्लिम, सिख या फिर जनरल, जो मुस्लिम और सिख को छोड़कर। समझ गए? वोटिंग मेथड क्या था? वही सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम था। ठीक। याद रखना आपने, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम था। तो इस यहाँ तक की तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, आपको समझ में आ गई। इलेक्शन पता कब हुआ था? इलेक्शन हुआ था हमारी असेंबली के लिए जुलाई से अगस्त तक हुआ था 1946 में। ठीक। अब इस जो इलेक्शन हुआ था इसमें क्या हुआ था हमारा, इन आईएनसी को 208, मुस्लिम लीग को हमारी मिली थी 73 सीटें, और अदर जो भी थे छोटे मोटे उनको मिली थी 15 सीट्स। ठीक। 8 3 11 5 16, 7 1 8 1 9, 296। समझ गए? कम्युनिटी मुस्लिम, सिख और जनरल, एक्सेप्ट जनरल में आ जाएंगे एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख जो भी इधर आ गए। तो ये सीटें तो फुल हो गई थी, लेकिन जो देसी रियासतों को मिली थी ना 93, वो फुल नहीं हो पाई थी। ठीक। क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से एक बोला था भैया हम संविधान सभा में इंक्लूड नहीं होंगे पहले। ठीक। तो अब बात करें कि महात्मा गांधी को छोड़ दे तो उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी इसमें इलेक्शन। समझ गए? अब बात करते हैं हमारा वर्किंग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अभी तक तो इतना इंपॉर्टेंट था। अब वर्किंग प्रोसेस हमारी असेंबली का क्या था? तो भैया सबसे पहले तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मैं सीए लिखूंगा। ठीक है। इसकी जो जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी ना, पहली मीटिंग, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। ओके। और इसमें कौन नहीं था? आपको पता है, मुस्लिम लीग नहीं थी, एमएल एब्सेंट थी। ठीक। और क्यों? क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे अलग पाकिस्तान की। ठीक है। इसलिए बैठक में केवल कितने लोग रहेंगे? 211। ठीक है। फ्रांस की तरह भाई इस सभा के सबसे वरिष्ठ, जैसे फ्रांस में भी था सबसे चीफ, तो उसी तरीके से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, जो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें क्या अपॉइंट किया गया था? इन्हें एक टेम्पोररी, तो जो हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, हमने अस्थायी रूप से बना दिया था उस टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक। बाद में क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लिख लेना, इनको हमने परमानेंट प्रेसिडेंट बना लिया था हमारा उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ओके। तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए, और हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक।
दो वाइस प्रेसिडेंट थे, दोनों के नाम आप लिख लो। नंबर एक थे हमारे H.C. मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी नगर वालों आपके लिए ये। दूसरे थे हमारे B.T. कृष्णामचारी, B.T. कृष्णामचारी, बस। तो ये दो वाइस प्रेसिडेंट थे और एक प्रेसिडेंट हमारे परमानेंट जो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक। अब एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने पेश किया था। अब इसकी स्पेशलिटीज क्या थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ऐसा आइटम होगा जिससे हमारा क्या बनेगा आगे चल के, प्रस्तावना, यानी कि हमारा प्रियम्बल बनाएगा, ठीक। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि संविधान सभा को भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है और अपने भविष्य को प्रशासन को चलाने के लिए एक मतलब ये इसमें सब वो चीजें कही गई थी जो हमारे प्रियम्बल में लिखी गई हैं, ठीक। वो प्रियम्बल जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बट आप ये मान लो कि प्रियम्बल का जो मेजर सोर्स है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था, ठीक। इसमें भाई सब चीजें बना रखी थी कि भाई ब्रिटिश इंडिया में जो भी शामिल क्षेत्र हैं, ठीक है, इंडियन स्टेट्स में शामिल क्षेत्र, तो जो बाहर के हैं अंदर के सारे इंडियन टेरिटरी में आएंगे, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट होंगे, और ये सारी चीजें रखी थी, ठीक है। तो इसको जो फाइनली जो एक्सेप्टेंस मिली थी वो मिली थी 22 जनवरी 1947 को, कंप्लीट फुल फ्लैश्ड इसको एक्सेप्टेंस मिल गई थी असेंबली में, ठीक, समझ गए। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेट्स टू द प्रियम्बल, खत्म, प्रियम्बल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा चेंजेस वाई। अब एक इंपॉर्टेंट है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947, उससे हमारे जो हमारा असेंबली था उसमें कौन कौन से चेंज हुए थे। अब देखो इसमें मेनली 3 चेंजेस थे, ठीक। अगर आपको बताऊं तो जैसे कि यार 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए आपको पता है माउंट बेटन प्लान आ गया था, 1947 में माउंट बेटन प्लान आ गया था, ठीक। ये हो गया था, बंटवारा होना शुरू हो गया था, ठीक। क्यों हो गया था आपको पता है, हिंदू मुस्लिम, वही मुस्लिम डिमांड कर रही थी पाकिस्तान के लिए, ठीक। तो इसके लिए 3 चीजें आई थी। नंबर एक क्या था कि भाई जो हमारी असेंबली थी ना, असेंबली को फुल फ्लेज पावर दे दी गई थी, ठीक है, फुल फ्लेज पावर दे दी गई थी। और पावर पावर किस चीज की दी गई थी कि भाई अपनी इच्छा से, मतलब कि अपनी पर्सनल चॉइस से जो चाहे कोई भी संविधान बना सकती थी, ठीक है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत के संबंध में जितने भी बनाए गए थे किसी भी कानून को खत्म कर सकती थी, जो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडिया को उसको खत्म कर सकती थी या फिर उसको चेंज कर सकती थी। तो ये एक पावर दे दी। दूसरा क्या था, अब देखो जब भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, अब आपको पता है 1947 में हमारा देश होता है 1947 में हमारा देश होता है आजाद। लेकिन लेकिन 1950 में जाकर हमारे को क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है पावर में। तो यार 3 साल तक क्या हुआ, 3 साल तक हमारे देश का कार्यक्रम, लॉ, कानून वगैरह कैसे हुआ। तो इसके लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, वही हमारी बनी थी लेजिस्लेटिव असेंबली, और यू कैन से पार्लियामेंट, ठीक। तो इस तरह से बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अब इसकी स्पेशलिटी क्या मैं बताता हूँ, देखो तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये 2 रूप में काम करती थी। एक तो थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक। दूसरी थी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती थी, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लॉ कानून वगैरह बनाती थी, देश चलाती थी उस टाइम पे। तो इसकी इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। जब ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशन काम करती थी, मतलब संविधान के रिगार्डिंग, तो इसके हेड कौन होते थे, तो इसके प्रेसिडेंट होते थे राजेंद्र प्रसाद जी। इसको मैंने ऐसे याद किया था कि संविधान जब बनाती थी संविधान में धा आ गया और राजेंद्र प्रसाद जी में दा आ गया, तो दा धा एक साथ आते हैं, तो मैंने ऐसे ही याद कर लिया। मेरी ट्रिक है, आप लोग अपनी जो चाहो बना सकते हो। दूसरा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली जब काम करती थी कानून वगैरह के रिगार्डिंगली, ठीक है, तो इसकी जो भी प्रेसिडेंसी थी वो किसके अंडर होती थी, ये थी हमारे
जीवी मावलंकर जी के हैंड में। समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दो काम कर रही है, एक संविधान भी बना रही है, दूसरा हमारा देश चला रही है। तो जब संविधान बनता था तब हमारी असेंबली के प्रेसिडेंट हो जाते थे राजेंद्र प्रसाद जी। जब कानून बनता था, जब एज असेंबली के मतलब कि हमारा एज अ संसद के काम करती थी, तो हमारे प्रेसिडेंट होते थे जीवी मावलंकर। ठीक है यार, इनके बारे में एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पहले लोकसभा स्पीकर भी थे, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। अभी ये लोकसभा स्पीकर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, नाम से वैसे बाकी पता है कि जो लोग लोकसभा में स्पीकर मतलब कि जो हेड होगा स्पीकरों में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें जो सबसे यहाँ पे बैठा होता है ऊंची गद्दी पे, जो सबको शांत करता है, ठीक है, सबको मौका देता बोलने का, तो ही इज द लीडर ऑफ लाइक सॉरी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। समझ गए, अभी तक तो इसके बारे में यहाँ तक हुआ। दूसरी चीज ये हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दो काम कर रही थी, कानून बना रही थी, दूसरा संविधान बना रही थी। ठीक, तीसरी थी कि भैया मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे ना, मुस्लिम लीग वाले, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हो गए। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली क्यों नहीं होंगे यार। और इसकी ही वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत भाई जो तय की गई सदस्य की कुल संख्या थी ना 389, उसकी बजाय 299 गिरी। क्यों? क्योंकि ये लोग अलग हो गए मुस्लिम लीग वाले, तो 389 में से 299 ही बचे थे। ठीक, तो जो आपको पता है 296 में से 229 और 83 राष्ट्र, ठीक है ये सब छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं आपकी। तो मेजरली यही थी, ठीक है, ये तीन थे। पहला, फुल फ्लैश पावर मिली थी असेंबली को, दूसरा असेंबली दो काम कर रही थी, कानून बना रही थी और हमारा संविधान बना रही थी, तीसरा मुस्लिम लीग अलग हो गई जिससे वजह से हमारा 389 जो मेंबर्स थे उसमें से 299 ही हमारी सीट्स रह गई थी, खत्म। अब हमारी जो असेंबली थी उसके अदर काम्स थे, ठीक, अदर वर्क में हमने क्या क्या किया था। तो भैया इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लिख लो कि मई मंथ है, मई का 1949 पहली बार कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ में इंडिया को मेंबरशिप मिलेगी। ठीक, ये लिख लेना आप। ये कॉमनवेल्थ क्या होते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होते हैं जिन पर ब्रिटिशर्स ने कभी राज किया होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना आजकल, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में वही इंडिया वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं जिन पे ब्रिटिशर्स ने कभी राज किया था। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ को इंडिया को पार्टिसिपेट मेंबरशिप कब मिली थी? 1949 में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 22 जुलाई 1947, इस दिन हमने क्या अपनाया था? हमारा नेशनल फ्लैग। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्र ध्वज अपनाया था। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को दो चीजें थी। इस दिन हमने नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान, जो कि हमारा जनगण मन, ठीक, और हमारा नेशनल सॉन्ग जो कि हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, ये दोनों गाए थे। अब ये किसने गाए हैं आपको पता होना चाहिए। वंदे मातरम गाया है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, ठीक है, और हमारा नेशनल एंथम किसने गाया है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये 24 जनवरी 1950 को दो चीजें होंगी। इसके अलावा हमारे 24 जनवरी 1950 को इसी डेट पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इंडिया के पहले प्रेसिडेंट, सॉरी कहाँ गया, राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। गॉट इट, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था? अब हम बात करें हमारा कितना टाइम पीरियड लगा, हमारा कितना टाइम लगा था हमारे संविधान बनाने में। तो भैया टोटल टाइम लगा था हमें 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना टाइम लगा था। टोटल नंबर ऑफ सेशंस जो थे, कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई थी, ठीक है। हमारे जो भी जो बना रहे थे उन्होंने मोर देन 60 कंट्रीज के संविधान को पढ़ा तब जाके ये बनाया था, ठीक है। कितने डेज तक बहस हुई थी? 114 दिनों तक। जो भी इसका ड्राफ्ट था उस पर बात हुई थी, उस पर डिस्कशन हुआ था, ठीक है। और टोटल अमाउंट जो खर्च हुआ था वो था 64 लाख रुपीज। उस टाइम पे ये अमाउंट भी बहुत वैल्यू करता था, 64 लाख रुपीज। आज की डेट में तो चलो नहीं है, बट उस टाइम पे बहुत था, ठीक। तो लास्ट जो सेशन था आपको पता है
24 जनवरी 1950 में था लास्ट सेशन। इस दिन हमारा कंप्लीटली इफेक्ट में आ गया था, ठीक। लेकिन हमारा बन कब तक गया था? 26 नवंबर 1949। ये इंपॉर्टेंट है, हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था इस डेट पे, नवंबर 1949 में। इस दिन काफी कुछ हमने कर लिया था, मतलब काफी कुछ चीजें हमने अप्लाई भी कर दी थी, वो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या। लेकिन इस दिन पे हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि इस दिन पे हमने 1930 में हमारे रावी नदी के किनारे, आई थिंक, एक सेकंड, हाँ जी, तो वही था कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार जब झंडा फहराया था ना, तो उस दिन को याद रखने के लिए हमने 24 जनवरी को बचा के रखा था, ठीक। इसलिए हमने ये डेट को फाइनली अपना अपना संविधान को किया था। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट कमेटीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबे नहीं खींचते हैं, ठीक है। आपको इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अभी तक आपको जो बता चुका हूँ वो वही था हमारा, कि असेंबली बनी हमारी, कैसे बनी, क्या क्या प्रोसेस था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कमेटीज वगैरह, ठीक है। कल की वीडियो में कमेटी वगैरह आपको डिस्कस करूंगा। टेंशन मत लो, ज़्यादा लंबी वीडियो में खींचूंगा नहीं, 20 से 25 मिनट हार्डली वीडियो बनाऊंगा, सो दैट कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आप जल्दी जल्दी इसको खत्म भी कर दो, ठीक। एंड आई एम श्योर इसमें आपको समझ आए। राइटिंग के चक्कर मत पड़ना यार, आई एम श्योर राइटिंग का पंगा होगा आपके लिए, राइटिंग के चक्कर मत रहना मेरे भाई, क्योंकि इसको बचाने के लिए मैंने किया है, अलग से फैक्ट दे दूंगा आपको। तो डू वन थिंग, आप जो मैं बोलता हूँ ना उसको आप नोट कर लिया करो, ठीक। एंड भी डाउट हो, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और यू कैन कमेंट डाउन, ठीक। सो विद दिस विल एंड आवर क्लास टुडे हियर ओनली, एंड सी यू टुमारो। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। गुड नाइट, टेक केयर।